हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ के लिए, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या हमारे पास कंसेप्ट्स हैं और हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में 1 to 7 चैप्टर्स कवर किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन से कंसेप्ट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले जो चीज़ है आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कि मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC और एंगल B सपोज करें 90 डिग्री का है। 90 के सामने वाली साइड होती है द लार्जेस्ट साइड और इसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये फिक्स रहती है। अगर एंगल बना होगा सपोज करो C पर, तो यहाँ पर BC जो होगा वो बेस का काम करेगा और AB जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में ABC जो B 90 पर है, AC में तो कोई रोल में चेंज नहीं है, हाइपोटेन्यूज है। अगर एंगल A बना होगा तो फिर बेस का काम AB करेगा और BC परपेंडिकुलर करेगा। ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पर एंगल होगा एक्यूट एंगल 90 से छोटा वो बेस का काम करेगा। तो इसी बेसिस पे आपके पास 6 फॉर्म्स हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ए पर भी हो सकता है, थीटा सी पर भी हो सकता है अगर मैं ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंगली बात करूं जिसमें बी राइट एंगल है। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, तो फिर इसको भी उल्टा कर दो, h अपॉन बी। कॉस का उल्टा सीकेंट होता है, h अपॉन बी कर दो। टेंजेंट का उल्टा कॉट होता है तो b अपॉन पी कर दो। तो इसका मतलब है अगर आपको बेसिक तीन भी याद हो गए, साइन कोस और टैन, तो बाकी तीन आप लोग उनका सिंपली रेसिप्रोकल कर दोगे। इसके अलावा दो फॉर्मूले और याद रखिए, टैन थीटा साइन ओवर कोस थीटा होता है, यानी अगर आप साइन को कोस से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट टैन थीटा। और इसके अलावा जो कोट थीटा होता है वो कोस अपॉन साइन होता है। वाई? क्योंकि जो टैन का रेसिप्रोकल है वो कोट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोस अपॉन साइन भी लिख सकते हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोजिकेंट साइन का होता है। तो यानी कि जो टैन है वो सीकेंट अपॉन कोजिकेंट भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप कोट को लिखना चाहो तो कोजिकेंट अपॉन सीकेंट लिख सकते हो। तो मतलब अगर आपको बेस क्लियर है तो आप जैसे मर्जी फॉर्मूला आ जाए आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोग को क्लियर ही होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होते हैं एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30, अगर सपोज करो एंगल आप ए पे ले लें, ABC कुछ भी आप अज्यूम कर लें, थीटा चाहे अज्यूम कर लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, 90। इन वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि 9th चैप्टर में भी काम आएंगी वैल्यूज और इस चैप्टर में भी आएंगी। तो कॉस के लिए क्या करो, साइन की वैल्यूज को एंड से लिखना स्टार्ट कर दो, कुछ भी नहीं करना, एंड से लिखना स्टार्ट कर दोगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस 90 0। फिर टैन, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा टैन का साइन ओवर कोस होता है, डिवाइड करो 0/1 0, जिसको जिससे डिवाइड करोगे दोनों सेम वैल्यूज हैं, डिवाइड करते चलो 1/0। जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो यू विल राइट नॉट डिफाइन। 0 ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 0 नीचे आ जाएगा तो नॉट डिफाइन कहलाता है। उसके बाद कोजेक, हमने देखा कोजेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो जो साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, 0 अपॉन समथिंग है, सपोज करो 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2, 2/√3, 1 के नीचे 1 होगा तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। आफ्टर दैट सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2, ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। फिर आता है कोट क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, मतलब कि सिंपली 0 आ गया। तो नॉट डिफाइन वाले केस देख लो, ये 4 केसेस हैं, ये क्लियर रहने चाहिए आपके माइंड में। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉट डिफाइन किन किन के लिए कहाँ पर वैलिड है। ओके, इस टेबल के बाद जो आपको 8.2 कवर करवाएगा, आफ्टर दैट 8.4 पे आप आ जाते हो और वहाँ पर वो एक्सरसाइज आपकी 3 आइडेंटिटीज पर निर्भर है। व्हाट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। साथ में ये भी याद रखेंगे कि a की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक होती है, 0 भी इंक्लूड है और 90 भी इंक्लूड है। फिर आप दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a। यहाँ पर एंगल a 0 तो इंक्लूड करेगा लेकिन 90 डिग्री इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि 90 पर tan और सीकेंट दोनों नॉट डिफाइन होते हैं, आप चेक भी कर सकते हो टेबल से। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 90 इंक्लूड रहेगा, तो ये चीज़ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इन 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज होती है। शफल करके आप इससे, जैसे कि कोट को उधर ले गए, कोसेक को इधर ले गए या 1 को उधर ले गए, इससे आप आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बना सकते हो। तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये बेसिक क्लियर है चीज़, तो जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप रिजल्ट पर पहुंच ही जाओगे। तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में यही बेस है जो आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे, जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 9 वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 0, साइन 30, साइन 0 नहीं, साइन 30, साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60, 1/2, 1/√2, √3/2। उसके बाद आपको कोस की 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, cos 30, cos 45, cos 60, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड लास्ट tan 30, tan 45, tan 60, 1/√3, 1√3। बस ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वो तो अगर आपने 8.2 जब हम लोगों ने वो एक्सरसाइज की, तो अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो वहीं से ही उसका उठाया गया पार्ट्स है। सिर्फ इन 9 वैल्यूज़ के साथ आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चंस बनेंगे, स्टेटमेंट समझनी है, डायग्राम बनाना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चैप्टर नंबर 9 के बाद आपकी एंट्री होती है चैप्टर नंबर 10 पे, जो है सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर में 2 थ्योरम्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि आपके पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है XY, जो पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है। तो टेंजेंट क्या होती है? जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अगर वो सर्कल के अंदर ही रहती है तो उसे उसे कोड बोलेंगे, इसका नाम कोड है। अगर ये कोड सेंटर से पास कर जाए तो फिर उसका नाम डायमीटर हो जाता है। और अगर एक ऐसी लाइन जो सर्कल के आर पार जा रही है तो इसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। और जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी उसे हम लोग
टेंजेंट बोलेंगे। तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है जो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली मतलब क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं कि जो हमारे पास सेंटर होता है सर्कल का, पॉइंट P पर जब उसको टच करेगा मिलाएगा तो वो रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि OP जो है वो XY पे परपेंडिकुलर है, कहाँ पर, पॉइंट P, जो पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक तो इस चीज़ का यूज़ हो रहा है बार बार। एक जो दूसरी चीज़ सर्कल के अंदर यूज़ हो रही है वो थ्योरम है। उस थ्योरम में क्या चीज़ है कि आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है T, सपोज करें एक्सटर्नल पॉइंट T है, वहाँ से आपने दो टेंजेंट खींची हैं, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप सर्कल पर दो टेंजेंट खींचते हो तो उनकी लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। थ्योरम भी है और वैसे भी ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस थ्योरम के साथ या इस प्रॉपर्टी के साथ आपको एक और बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप लोग इसे इस तरीके से कंप्लीट करते हो, ओ जो सेंटर है तो ये 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल होता है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री है जो अभी हम लोग देख कर आए हैं। तो बाय प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हो कि जो एंगल 1 + 2 होगा इनका एडिशन हमेशा आपको 180 देगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे ऑलवेज। ये भी सप्लीमेंट्री है प्लस करके और ये भी क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री बनेगा। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली 180 में से माइनस कर सकते हो। अगर MCQ आता है तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा। उसके अलावा एक और कंसेप्ट जो आपको पूछा जाएगा, इस तरीके से आपकी जो ट्रायंगल है वो बन जाएगी, दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अगर मैं O और T को ज्वाइन कर देता हूँ। और एक और कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, अगर मैं PQ को ज्वाइन कर रहा हूँ लाइक दिस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो फिर ये जो लाइन है इसको अपन TR मान लेते हैं। जो TR वाली लाइन है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। मतलब जो TR है वो PQ को 90 डिग्री पर मिलेगा, प्लस जो आपका ये वाला PR है वो RQ के इक्वल भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये जो लाइन है TO या TR ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। ओके, उसके बाद तो ये कंसेप्ट होने के बाद एक और कंसेप्ट दिमाग में रखना है आपने। जैसे सपोज करें आपके पास एक सर्कल है और ये एक क्वाड्रेटरल है, जैसे कि आप देख रहे हो। इस क्वाड्रेटरल के अंदर अपन ने सर्कल बनाया हुआ है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ABCD लिखता हूँ तो बाय प्रॉपर्टी क्या है, AB और CD यानी कि इन ऑपोजिट साइड्स का सम BC + AD, जो बाकी दो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके प्लस के इक्वल होगा। ये बात हमेशा सही रहेगी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। आपको जिन्होंने अच्छे से किया हुआ है मैथ NCERT ही, उनको पता है कि दिस प्लस दिस और ये प्लस ये हम लोगों ने ये प्रूफ भी किया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, तो 10th चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो यहीं पर है, बस यही कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद 11th चैप्टर पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग तो कट गया, नई NCERT के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 12 होगा और नई में 11th है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में पहले तो दो बेसिक फॉर्मूले ही हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²,
अगर आप इसको डायमीटर में बदलना चाहते हैं तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो π/4d²। तो जैसे मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। डायमीटर दिया हो तो उसका पहले रेडियस भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल चीज़। उसके बाद सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी बोल देते हो, तो वो होता है सर्कल का 2πr। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आप छोटी क्लास में करते आए हो, तो उसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। लेकिन उसके बाद जो आपके पास इस क्लास के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बन सकता है वो क्या हो सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हमारे पास आता है कंसेप्ट एरिया ऑफ सेक्टर वाला। सेक्टर क्या होता है, आपके पास एक सर्कल है, ये एक कोड है AB, ये सेंटर हो गया और ये ज्वाइन कर दिया हमने, तो इसको इधर पॉइंट P बना लेते हैं। तो अगर मुझे एरिया सेक्टर निकालना है, माइनर सेक्टर लिखा हो या फिर कोरेस्पॉन्डिंग सेक्टर लिखा हो, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, θ/360 πr²। वेट इज थीटा, जो सेंटर पे एंगल बना है, और ये एरिया कौन सा होगा, ये कंप्लीट एरिया होगा जिसको मैंने अभी शेड किया है। ये पूरा एक सेक्टर है, इसको छोड़ के जो बाकी बच गया वो मेजर सेक्टर का एरिया कहलाता है, उसे हम लोग मेजर सेक्टर का एरिया कहेंगे। उसको निकालने के लिए आप क्या करो, टोटल में से इसको अगर मैं A1 कहता हूं तो माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। एक तरीका तो ये रहा, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। ये एंगल क्या होगा, 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला एरिया आ जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया और इस बेसिस पे आपसे वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपको क्लियर ही ना हो। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सेक्टर की बात करने के बाद अब बात करेंगे हम लोग, अगला कंसेप्ट जो पूछते हैं वो होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा OAPB, यानी इस पूरे का सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल OAB आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा। कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है, कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। और अगर सेक्टर की बात करें तो वो क्या था, रेडियाई मतलब 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। लेकिन सेगमेंट में क्या है, कोड और आर्क के बीच का एरिया। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, मेजर सेगमेंट, इसको अगर मैं A2 सपोज कर लेता हूं, तो क्या करूंगा मैं, मेजर सेगमेंट मतलब इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा, तो क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालो πr², उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। ये अगर माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसके अलावा मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का एक और मेथड भी है। क्या, अगर आप ये वाला एरिया निकालो, व्हाट इज दिस, ये सेक्टर है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और इस मेजर सेक्टर के एरिया में अगर आप ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो, इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो भी आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो यानी कि मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करने के आपके पास टोटल 2 मेथड हैं। क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करता है और आपकी कैलकुलेशन पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट और आपका रिजल्ट बेशक सही बनेगा। ओके, उसके बाद तीसरा कंसेप्ट जो आपके पास आएगा वो है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लें मैंने A से लेकर B तक की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस है जो 2πr, उसका कुछ पार्ट मुझे पता करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, θ/360, सेम टू सेम चीज, एंगल थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr से, यानी कि सरकमफ्रेंस।
जब एरिया की बात की थी तो पाई आर स्क्वायर लगाया, जब लेंथ की बात की तो 2 पाई आर लगा दिया, तो इतने पोर्शन की लेंथ आ जाएगी। अगर मुझे बड़ी आर्क निकालनी है तो फिर मैं क्या करूँगा, टोटल सरकमफ्रेंस में से ये वाली लेंथ को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये बड़ा ही आसान सा मतलब चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो हमने ट्रायंगल की बात की, सेंटर पे जो एंगल थीटा बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग फॉर्मूले यूज होते रहते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो आप एरिया निकालोगे सीधा हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर करोगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर थीटा है वहाँ पर 60 डिग्री का या फिर है 120 का, तो आपका फॉर्मूला लगेगा √3/4 आर स्क्वायर। तो अगर सेंटर पे एंगल 60 डिग्री या 120 का दिखाई दे आपको, तो आप एरिया का फॉर्मूला यूज़ करोगे √3/4 आर स्क्वायर। इसके अलावा तो कोई और फॉर्मूला बनने का कोई चांस है नहीं, मतलब कोई एंगल 60, 120 या 90 डिग्री अगर कुछ और बनता है तो वो प्रैक्टिस सेशन में डन हो जाएगा। तो आप सीधे फॉर्मूलाज अप्लाई करें और आपका डन हो जाएगा। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आ जाता है हमारे इस पे, मिनट हैंड आवर हैंड वाला, तो वो भी बड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। जो अपनी सेकंड वाली सुई होती है वो क्या करती है, वो 60 सेकंड्स के अंदर एक पूरा राउंड लगा लेती है। तो मतलब कि 60 सेकंड के अंदर वो एक पूरा चक्कर लगा लेगी 360 डिग्री का। तो इसका मतलब है 1 सेकंड के अंदर वो कितना एंगल ट्रेस कर लेगी, ये ट्रेस कर लेगी 6 डिग्री का। 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री का एंगल ट्रेस कर लेगी। उसके बाद आता है अपने पास मिनट हैंड। जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट्स में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री का ट्रैवल करेगी। तो आप देखिए ये 1 सेकंड में कर रहा है 6 डिग्री, ये 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल करता है। उसके बाद आता है अपने पास आवर हैंड। जो आवर हैंड होती है वो 12 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर लगाती है। 12 आवर्स में 360 डिग्री का पूरा एंगल ट्रेस करती है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल ट्रेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये चीज़ है आपके पास कि अगर हमारी जो आवर वाली सुई है वो 1 घंटा, लेट मी से 1 से 2 बजा रही है, तो पूरे 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 30 डिग्री का ट्रैवल कर लिया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मिनट्स के सेकंड्स आवर्स कैसे चेंज करने हैं वो आपको पता ही है, तो इसीलिए इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर रहनी चाहिए। ओके, उसके बाद इस चैप्टर के साथ यही कंसेप्ट खत्म होते हैं 11th के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें तो आपके फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप अप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं CS से, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। क्यूब 4 साइड स्क्वायर, क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ L + B × H। सिलेंडर का होता है 2 पाई RH। कोन का होता है पाई RL। L स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकालने का L² = R² + H² होता है। उसके बाद आता है स्फीयर। एक्चुअली स्फीयर का कोई CS से होता ही नहीं, टोटल और सेम ही आता है 4 पाई R²। हेमी स्फीयर, अगर अपन हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई R²। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो फिर क्या होगा, क्यूब का होगा 6 साइड स्क्वायर, क्यूबॉइड का होगा ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। सिलेंडर की बात करें 2 पाई R + H। कोन की बात करें पाई R L + R। स्फीयर का जैसे मैंने बोला TS से ही होता है, ये कोई चीज़ होती नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 4 पाई R²।
हेमिस्फीयर का टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए बात करेंगे, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड क्यूब, क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर ये चीज़ आपको फॉर्मूलेस क्लियर है तो आप इजीली डन कर सकते हो। कंसेप्ट जैसे बात फिर वही आती है, अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो जैसे आप 10-12 क्वेश्चन कर लोगे, चाहे आप एनसीईआरटी वाले कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा और आपको ये इजीली आप न्यूमेरिकल डन कर सकते हो। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास, मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है FI/XI अपॉन FI, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर अकेला मीन निकालने के लिए आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो फिर आपको वही मेथड पे जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मेथड। दूसरा है अज्यूम मीन मेथड, A प्लस FI/DI अपॉन FI, जहां पर A है अज्यूम्ड मीन और DI है डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है XI में से A माइनस करते हैं। जो A है वो कहाँ से चूज किया जाएगा, XI वाली कॉलम से चूज किया जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिलहाल तो सिर्फ फॉर्मूले नोट करिए। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, FI/UI अपॉन FI इंटू H। UI कैसे निकलेगा, जो आपने डेविएशन निकाला होगा पिछले क्वेश्चन में, उसको जब आप H से डिवाइड कर दोगे, H एक कॉमन फैक्टर होता है, तो जब उससे डिवाइड कर देंगे तो जो नई टर्म बनेगी वो UI कहलाएगी। और H इज क्लास साइज, 90% क्लास साइज ही होता है, या फिर यू कैन से कि H जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। प्रैक्टिस पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सो दिस इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड से आप किसी भी तरीके से मीन निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। आप दूसरा मेथड लगाओगे, चाहे आपका आंसर सही भी है, फिर भी क्रॉस लग जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा हमारे पास आता है क्लास मार्क। कई बार MCQ में क्लास मार्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है। तो क्लास मार्क के लिए आपको करना कुछ नहीं होता, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लेके उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, क्लास मार्क या मिड पॉइंट इसको बोल देते हैं अपन, जिसको मैंने XI से लिखा था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया हो, XI से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। अच्छा जी, तो मीन के बाद बेटा अगली कहानी मेरे पास आती है मोड की। अब मोड में क्या होगा, मोड का फॉर्मूला सुनिए। मोड में फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 फर्स्ट पोजीशन पे। F0 होता है उससे पिछले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 1 2, तो फर्स्ट वाली हो गई सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे यानी उससे नेक्स्ट वाली ये हो गई प्रीवियस और ये हो गई नेक्स्ट वन, तो सक्सीडिंग भी बोल देते हैं इसको। तो ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले वाली प्रीसीडिंग और ये है सक्सीडिंग F2। और क्या है H इज क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो आप जानते हो L क्या होता है,
एक हमारी मॉडल क्लास बनती है जिसमें हम लोग एक बॉक्स चूज करते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आप एक बॉक्स चूज करोगे, उसमें एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल की लोअर लिमिट को एल लिखा जाएगा, उसे हम लोग एल से डिनोट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली मतलब कहानी हमारी चलती है। एक बात और है, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस करने पड़ेंगे मोड में, मीन में कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोड में क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस करना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद मोड के बाद हमारे पास लास्ट वन आता है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें भी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस करने ज़रूरी है। L क्या होता है, L होता है जो हम लोग मीडियन क्लास चुनेंगे उसमें जो इंटरवल आएगा उसकी लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास में जो बॉक्स बनेगा मीडियन क्लास में उसमें इंटरवल आ जाएगा, उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो L चूज की जाएगी। N क्या होता है, N होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। N इज टोटल फ्रीक्वेंसी, जितनी भी टोटल Fi का सम करके वैल्यूज बनेगी दैट इज कॉल्ड N टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप F को ऐड करते रहते हो तो फिर जो साथ में एक नया कॉलम बनता है वो CF का होता है। लेकिन ये CF कौन सा वैल्यू लेना है आपने, जो आपने इंटरवल बनाया होगा। सपोज कर लो CF की वैल्यू ये है मेरे पास 1, 5, 9 ऐसे लगा लो, और मेरा ये वाला बॉक्स बन रहा है मीडियन क्लास का, तो मुझे CF जो यहाँ पे लेनी है वो उससे एक ऊपर वाली वैल्यू लेनी होती है। तो मतलब कि मैं बॉक्स वाली वैल्यू नहीं लूँगा, बॉक्स से ऊपर वाली वैल्यू पुट करूँगा। F जो है वो मुझे बॉक्स वाली लेनी है, ये मुझे कौन सी लेनी है, मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी चूज करनी है। ये पहले वाली है प्रीवियस, और ये मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे ही मुझे टेक ओवर करना है। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर वे से अंडरस्टूड हो जाएगा। H आपका वही है जिसे आप लोग क्लास साइज बोलते हो, क्लास साइज हम लोग इसको कहते हैं। तो ये इस तरीके से मीन मीडियन मोड के तीनों के हमारे पास फॉर्मूलेज हो गए और ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा एक एम्पेरिकल रिलेशन है मीन मीडियन और मोड का, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीडियन मोड और मीन के बीच में एक एम्पेरिकल रिलेशन इसको बोलते हैं। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, वो इसको पलटा पलटा के पूछ लेते हैं, कई बार मोड इधर ले गए मीडियन उधर ले गए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको अलग अलग करने से अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स बन जाएंगी। ओके, तो स्टैट चैप्टर के जो भी कंसेप्ट थे वो यहाँ पर डन होते हैं। लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल जो रिजल्ट हमें चाहिए अपॉन टोटल आउटकम्स, उसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। जो वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जा सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मेरे पास किसी इवेंट का होना P ऑफ E है और उसका ना होना मतलब वो पॉसिबल नहीं है या नामुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब ना होने के चांस है, तो इन दोनों को मिला के टोटल क्या बनेगा, हमेशा 1। अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 1। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 से कम भी नहीं बनना चाहिए, ये भी नोट रखना है। तो ऐसे इवेंट्स को जिनको प्लस करके 1 बनता है, 2 इवेंट्स को वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। 2 इवेंट ही होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा करेंगे। ये तो क्या प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला कि कैसे आप लोग मतलब फार्मूला यूज़ करते हो या क्या मतलब आ सकता है।
इसके अलावा हमारे पास कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। इनकी आपको पता होनी चाहिए कि 26 रेड होते हैं कलर बेसिस पे और 26 ब्लैक होते हैं। जो रेड कार्ड हैं 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के और 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के। ये चीज़ बिल्कुल फिक्स है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद 52 में से जो 12 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं फेस कार्ड्स, जिनके ऊपर फोटो छपी होती है। वो कौन कौन से कार्ड हैं? 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। एस का कार्ड फेस कार्ड नहीं होता। 2 किंग रेड होंगे, 2 किंग ब्लैक होंगे, 2 क्वीन रेड होंगी, 2 क्वीन ब्लैक होंगी, 2 जैक रेड होंगे, 2 जैक ब्लैक होंगे। तो इसका मतलब है जो टोटल 12 फेस कार्ड हैं 6 रेड होने वाले हैं और 6 ब्लैक होने वाले हैं। 6 रेड 6 ब्लैक, ये चीज़ है। और हर कार्ड जैसे किंग के भी 4 कार्ड्स होंगे, क्वीन के भी 4, 2 नंबर के भी 4 कार्ड्स होंगे और उनमें से एक कार्ड हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। इस तरीके से डिवाइडेशन होती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कार्ड्स की कहानी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए कॉइन्स। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं? दोनों हेड, पहले हेड फिर टेल हेड या दोनों टेल्स। ये 4 आउटकम्स हैं, इसके अलावा कोई नई आउटकम पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं तो टोटल आउटकम्स विल बी 8 बनेगी। ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। तो ये 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। डाई पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ये आपको क्लियर है। 1 2 3 4 5। और अगर 2 डाइस फेंकी जा रही हैं तो टोटल देयर विल बी 36 आउटकम्स। 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करते करते 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करते करते टोटल देयर विल बी 36 आउटकम्स। 36 टोटल आउटकम्स जा सकती हैं। तो इनके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आप लोगों को 2 चीज़ें और आखिरी में पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एक खुद का टेबल और एक 1, मतलब एक सेल्फ और एक 1 हो गया। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 1 सिर्फ एक ही फैक्टर है उसका, वो खुद लगा लो या 1 लगा लो, जबकि 2 होने चाहिए, ये अलग अलग नंबर होने चाहिए, दे शुड नॉट बी सेम। कंपोजिट नंबर जैसे चैप्टर 1 से स्टार्ट की थी कहानी, गोलमाल है दुनिया गोलमाल है, तो वही गोलमाल पे हम पहुंच गए। तो कंपोजिट में क्या होगा? जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको आप कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल होते हैं और ओड नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं होते। इसके अलावा जो प्रैक्टिस रह गई वो तो हम लोग करेंगे ही। तो इस तरीके से ये आपके सभी चैप्टर्स का एक कंसेप्ट जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आई जस्ट होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो प्रैक्टिस सेशन में बस करनी है प्रैक्टिस, और पेपर बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है पेपर, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। बस कंसेप्ट पकड़ में रखिएगा, क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय, टाटा।